स्क्रीन विजिबल आपको? चलो ठीक है जी। तो कैलकुलस में बेसिकली हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझते हैं। एक बार आपको इसका मतलब समझ में अच्छे से आना चाहिए, और अगर आपको मतलब समझ में आएगा तो आप इसको यूज भी कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन को दो तरीके से समझ सकते हैं आप, डिफरेंशिएट करना या डेरिवेटिव्स लेना। तो डिफरेंशिएशन का एक इंटरप्रिटेशन होता है टू डिवाइड, या डिफरेंशिएट मतलब टू डिवाइड a continuously varying quantity into, to divide a continuously varying quantity into discrete and infinitesimally small parts। ठीक है, तो एक कोई क्वांटिटी है जो कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, और उस क्वांटिटी को हम एक डिस्क्रीट और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। इसको ज्योमेट्रिकली भी समझ सकते हैं, फिजिकली भी समझ सकते हैं। तो फिजिकली समझने के लिए हम एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज एक्स एक्सिस, और इस स्ट्रेट लाइन पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, और ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ था, किसी टाइम इंस्टेंट पे, और किसी लेटर टाइम इंस्टेंट पे ये यहाँ पहुंच गया, राइट। सो देर इज अ फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी, और इस फाइनाइट टाइम इंटरवल डेल्टा टी में इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, और इसकी ये पोजीशन मार्क कर लेते हैं x1, और फाइनल पोजीशन मार्क कर लेते हैं इसकी x2। तो ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है x या डेल्टा x, ये हमारा x2 माइनस x1, ये इसका चेंज इन पोजीशन हो गया, टोटल चेंज इन पोजीशन। और इस टाइम को मार्क कर देते हैं t इज इक्वल टू t1, और इस टाइम को मार्क कर देते हैं t इज इक्वल टू t2। तो ये जो मेरा टाइम इंटरवल है डेल्टा t, ये मेरा हो गया t2 माइनस t1, राइट। अब ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर था तब इसके पास कुछ वेलोसिटी थी u, और जब ये यहाँ पहुंच गया तब इसके पास कुछ वेलोसिटी थी v, और वेलोसिटी चेंज कर रही है, इन जनरल इसकी वेरिंग वेलोसिटी है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट वेरिंग वेलोसिटी से चल रहा है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट वेरिंग वेलोसिटी से चल रहा है और मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, आई वांट टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है मुझे। तो अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, तो बेसिकली वी अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो मैं कौन सी वेलोसिटी लूँ? वेलोसिटी तो वेरी कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी u लूँ, या फिर फाइनल वेलोसिटी v लूँ? तो वेलोसिटी तो वेरिएबल है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि वेलोसिटी इसकी रेगुलरली कंटिन्यूसली वेरी कर रही है। तो आई कैन नॉट सिंपली राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी, या यू इंटू डेल्टा टी, ये भी गलत हो जाएगा, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा टी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, ना तो यू डेल्टा टी से निकाला जा सकता, ना ही वी डेल्टा टी से निकाला जा सकता, क्योंकि वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे डिफरेंट है। सो व्हाट वी डू इज, वी
divide this continuous displacement delta x into infinitesimally small displacements. हम इस पूरी डिस्प्लेसमेंट को, कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट को बहुत ही छोटी छोटी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का मान लेते हैं, और एक डिस्प्लेसमेंट ले लो आप ये वाली, इस डिस्प्लेसमेंट को हम dx मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई है ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में हुई है, एंड द टाइम इंटरवल फॉर दिस इन्फिनिटेसिमली डिस्प्लेसमेंट इज dt. तो we assume या we divide the continuous value delta x into infinitesimally small displacements, ठीक है। तो one such displacement is dx. तो मैंने जो ये एक बड़ी क्वांटिटी थी डेल्टा एक्स, इसका एक छोटा सा हिस्सा बना लिया जिसको मैं dx बोल रहा हूँ, और जो टोटल टाइम लगा था इस डेल्टा एक्स को कवर करने में वो लगा था डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी एक फाइनाइट टाइम इंटरवल था, उसमें से मैंने एक बहुत ही छोटा सा इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल डिफाइन कर लिया dt. तो वन सच डिस्प्लेसमेंट इज dx that takes place in a time interval dt. Now what is the significance of this being very small? तो हम इस इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल dt का सिग्निफिकेंस ये रखते हैं कि जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया होगा, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे गया होगा, तो ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि इस टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो सिंस dt is almost zero, so the change dv, change in velocity, is also nearly zero. That means इस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं। अब ये वेलोसिटी कौन सी लेनी है, तो इस dt टाइम इंटरवल की बिगिनिंग पे एंडिंग पे वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम रही होगी, और उस वेलोसिटी को हम v मान लेंगे, या फिर ऐसा करते हैं इन वैल्यूज को लेबल करते हैं, इसको मैं u0 और इसको v0 बोल देता हूं, और यहाँ पर वेलोसिटी को v बोल देता हूं, ठीक है। ध्यान से नोट करेंगे, वी कैन ऑल्सो से दैट the velocity at the beginning of the time interval is v, and velocity at the end of the time interval is v plus dv. अब v plus dv is almost v, so I can write dx as v dt. अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्वेरी रेज की थी कि बिगिनिंग वाली वेलोसिटी लेंगे तो भी आंसर नहीं आएगा टाइम इंटरवल की बिगिनिंग पे, और टाइम इंटरवल की एंडिंग पे जो वेलोसिटी लेंगे वो भी आंसर नहीं आएगा। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर भी क्वेरी तो वही है कि डिस्प्लेसमेंट को v dt लिखूं या v प्लस
dv इंटू dt लिखूं, तो अगर मैं उसको v प्लस dv इंटू dt v into लिखूंगा तो इट dt विल बी, छोटा हो जाएगा बहुत। तो v इंटू dt प्लस dv इंटू dt, तो ये जो dv इंटू dt है दिस इज गोइंग टू बी निग्लिजिबली स्मॉल, क्योंकि ऑलरेडी dt बहुत छोटी क्वांटिटी है और dv भी बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू को एक फाइनाइट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इस एक्सप्रेशन में एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू को एक और इनफिनिटेसिमली स्मॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस बिकम्स नेग्लिजिबल। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, dv into dt is much less than v into dt, so we ignore that। तो ये जो अप्रोक्सीमेट करने का तरीका है इसको हम कैलकुलस बोलते हैं। सो वी गेट v इज इक्वल टू dx बाय dt, तो ये मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गई। अब इस रिजल्ट को दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो dx इज इक्वल टू वी dt को या तो लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx बाय dt, और दूसरा ये कह सकते हैं कि अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हुई थी उन सब का समेशन करना था, जो भी dx 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 डिस्प्लेसमेंट थी उन सब का समेशन। समेशन के लिए ये सिंबल बनाया गया, ये इलोंगेटेड s है, s फॉर समेशन, s की शक्ल खराब करके इंटीग्रेशन का साइन बनाया गया, दिस इज नोन एज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहीं पर मैं आपको साथ में इंटीग्रेशन का मतलब भी क्लियर कर दे रहे हैं। तो d बाय dt ऑफ x क्या इंप्लाई कर रहा है, तो d बाई डी टी ऑफ x इंप्लाई कर रहा है कि x चेंजेस विद t, x चेंजेस विद t, टाइम t एक वेरिएबल x है, changes with time t, and d by dt of x is the ratio of an infinitesimally small change in x corresponding to an infinitesimally small change in t, और इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, और जो दूसरी टर्म मैंने उधर लिखी इंटीग्रेशन dx, इसको कैसे रीड करेंगे आप, तो यू रीड इट एज इंटीग्रेशन ऑफ dx, और this actually signifies summation of delta xi I is equal to 1, ऐसे करते ना, समेशन करते थे, that is delta x1 plus delta x2 plus delta x3 plus and so on plus delta xn। जब ये लिखते हैं, ये वाली जो नोटेशन हम लिखते हैं, ये किसी भी फाइनाइट चेंजेस का समेशन है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक एडेड कंडीशन है, दैट दिस डेल्टा xi जो भी लिए हुए हैं ये एक बहुत ही स्मॉल चेंज लिया हुआ आपने, है ना। तो जब आप इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंजेस लिख लिख के उनको ऐड करते हैं तो उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब हम नॉर्मल डिस्क्रीट फाइनाइट वैल्यूज लिख के ऐड करते हैं तो उसको सिंपल समेशन बोलते हैं, जो नॉर्मल समेशन करते हैं हम, समेशन डेल्टा xi, राइट। तो इंटीग्रेशन का मतलब है एडिशन करना, और डिफरेंशिएशन का मतलब है एक कंटिन्यूस क्वांटिटी को ब्रेक अपार्ट करना छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट। अब हम इसको यूज करके समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको अलग अलग केसेस में अप्लाई कर सकते हैं।
एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इसका। और मान लो एक मतलब एलिमेंट्री इंटीग्रेशन का प्रोसेस समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन समझने के लिए तो सपोज एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो एक एलिमेंट्री प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन समझते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ straight line beginning with a velocity u for a time period t with a uniform acceleration a, ठीक है। we need to calculate the displacement। ठीक है, बचपन से आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका आंसर आता है। तो आंसर वी ऑलरेडी नो, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसे केस में आंसर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है। बट ये आया कैसे, इसका एलिमेंट्री प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ डू वी गेट दिस थिंग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास। तो हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है इन एनी टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी के बदलने का रेट फिक्स है। तो जैसे बोल दिया एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर सेकंड में 10 मीटर ही चेंज करती है 10 मीटर पर सेकंड से। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, दैट मींस डेल्टा वी इज डेल्टा टी। बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। बट सिंस velocity is not uniform, so I cannot write displacement as v delta t, है ना, क्योंकि इसमें मुझे ही नहीं पता v लेना क्या है, राइट। तो ये प्रॉब्लम है हमारी। अब इस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा और यहां से लेकर यहां तक ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, और जो टाइम लगा वो टोटल टाइम लगा इसको डेल्टा टी, विच इज, हाँ जी, इंटीग्रेट नहीं करना यार, इंटीग्रेशन से किया। हाँ सर। नहीं नहीं, मैं आपको बेसिक प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ। v को dx by dt लिखा और फिर v को u plus at लिखा, वही है ना ठीक सर? बोल रहे हैं आप, हाँ वो ठीक बोल रहे हैं। मैं कुछ और इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, आप जरा सुने मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। मुझे मालूम है कि इंटीग्रेशन का रिजल्ट आपको मालूम है, सो द मेथड दैट यू आर यूजिंग, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं आपको बेसिक प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ हो क्या रहा है, ताकि आपको फील आ जाए कि एक्चुअली इंटीग्रेट करना क्यों पड़ रहा है अपने को, राइट। तो सिंस वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, सो आई कैन नॉट राइट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी डेल्टा टी। तो अब ध्यान से देखें, ये जो मेरा डेल्टा टी, जिसको टी भी लिखा हुआ है, ये टोटल टाइम इंटरवल है। इस टोटल टाइम इंटरवल को मैं ब्रेकअप कर लेता हूँ, बहुत कुछ टाइम इंटरवल्स के अंदर फर्दर ब्रेकअप कर लेता हूँ। तो ये एक टाइम इंटरवल, इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल से मैं डिवाइड कर लेता हूँ इसको मैं। इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल्स में इसकी डिस्प्लेसमेंट्स इक्वल नहीं होंगी, अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो ये जो टोटल टाइम इंटरवल है, इसको मैंने डेल्टा टी वन, डेल्टा टी टू, डेल्टा टी थ्री,
डेल्टा टी फोर एंड सो ऑन, ऐसे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, u, यहां पर कितनी होगी वेलोसिटी, u प्लस a टाइम्स डेल्टा टी वन, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी तो सीधा सीधा a इंटू डेल्टा टी से निकलने वाली है। जब ये यहां होगा तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी, तो u प्लस 2a डेल्टा टी वन एंड सो ऑन, राइट। ठीक है। अब अगर मैं इस टाइम इंटरवल में होने वाली डिस्प्लेसमेंट की बात करूं और इन सारे टाइम इंटरवल्स की बिगिनिंग पे वेलोसिटीज मान लूं और वही थ्रू आउट इस पूरे टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट मान लूं, तो मेरा डेल्टा एक्स वन यू डेल्टा टी वन होना चाहिए पहले टी वन टाइम इंटरवल के लिए, और दूसरे टाइम इंटरवल के लिए कितना होना चाहिए, यू प्लस ए डेल्टा टी वन इंटू डेल्टा टी टू। ये टाइम इंटरवल्स मैंने सारे इक्वल इक्वल माने थे, तो डेल्टा टी लिखता हूँ सबको मैं। तो इस पूरे टाइम इंटरवल को मैं टी लिख रहा हूँ, तो डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी प्लस एंड सो ऑन टाइम्स एन इज द टोटल टाइम इंटरवल टी। टोटल टाइम इंटरवल को टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो मैंने इसको एन टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लिया। तो यू डेल्टा टी प्लस कितना, सेकेंड टाइम इंटरवल डेल्टा टी में कितना, u प्लस ए डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, फिर u प्लस 2a डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी प्लस एंड सो ऑन, ऐसी एन टर्म्स आएंगी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, u डेल्टा टी आएगा n टाइम्स और एक आएगी टर्म 0 प्लस a डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी प्लस कितना हो गया ये, क्या लिखूं, 0 प्लस a डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 3a डेल्टा टी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये एक क्या बन गई, जीपी बन गई। क्या सम होगा इसका, एन टर्म्स का सम ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ एन टर्म्स। नहीं ये जीपी थोड़ी है। ये भी एपी है। हाँ हाँ ठीक है, पहली टर्म 0 थी, दूसरी ए डेल्टा टी स्क्वायर थी, तीसरी 2a डेल्टा टी स्क्वायर थी, है ना। हाँ तो क्या बना, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना। हाँ सर। और लास्ट टर्म होगी n-1 a डेल्टा टी स्क्वायर, राइट। फर्स्ट टर्म में 0 आ रहा था, सेकंड टर्म में 1 आ रहा था, थर्ड टर्म में 2 आ रहा था एंड सो ऑन। हाँ तो मेरा आंसर आ गया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू इंटू एन इंटू डेल्टा टी प्लस एन इंटू n-1/2 a डेल्टा टी स्क्वायर। इसको मैं n इंटू डेल्टा टी को पूरा टाइम लिख देता हूँ और इसको मैं डेल्टा टी को t/n लिख दूं, टोटल टाइम का 1/n पार्ट लिखा था ना डेल्टा टी को मैंने, राइट। तो ये हो जाएगा n-1/2n इंटू a टी स्क्वायर, दैट इज u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर इंटू 1-1/n, है ना। अब अगर मैं n को इनफाइनाइट टाइम्स लार्ज कर दूं सो दैट जो मेरा हर एक टाइम इंटरवल है वो इनफाइनेटिसमली स्मॉल हो जाए, तो ये आंसर कितना आएगा,
तो 1/n आपका 0 को अप्रोच कर जाएगा और ये आंसर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? हाँ सर। तो देखा मैंने पहले उसको डिस्क्रीट में डिवाइड कर लिया फाइनाइट में, और उसमें एक मैंने वैल्यू लिखने की कोशिश की। ये एक्यूरेट आंसर नहीं है, लेकिन अगर मैं n को इनफाइनाइट टाइम्स लार्ज कर दूं तो ये आंसर इस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। बट हाउ डू आई दिस इज एक्यूरेट? तो मैं एक काम और करता हूं, मैंने इसमें क्या किया था, इंटरवल के बिगिनिंग वाली वेलोसिटी ली थी, है ना। अगर मैं इस ये वाले टाइम इंटरवल की डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस इंटरवल के बिगिनिंग वाली वेलोसिटी ली थी, अगर मैं इस इंटरवल के एंड वाली वेलोसिटी ले लेता तो कैसे करता? लेट अस टेक द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ दिस इंटरवल। तो मेरी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आती, वो पहले टाइम इंटरवल डेल्टा टी के एंड पे कितनी वेलोसिटी थी, u प्लस ए डेल्टा टी। ठीक है, दूसरे टाइम इंटरवल डेल्टा टी के एंड पे कितनी वेलोसिटी थी, u प्लस 2a डेल्टा टी, प्लस एंड सो ऑन, ऐसी ऐसी एन टर्म्स आती। तो ये u डेल्टा टी प्लस ए डेल्टा टी स्क्वायर प्लस u डेल्टा टी प्लस 2a डेल्टा टी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन टर्म्स आती। तो n टाइम्स u डेल्टा टी आ जाता एक, और इसमें क्या आता, n टर्म्स का सम, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या आएगी इसकी, n डेल्टा टी स्क्वायर, राइट। तो डेल्टा टी हमारा जो है वो t/n है, तो डेल्टा टी को t/n पुट कर दूंगा तो ये ut बचेगा, डेल्टा टी को t/n पुट कर देते हैं, इसमें से ए टी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 प्लस 1/n बचेगा। अब अगर मैं n को इनफाइनाइट कर दूं, मतलब उसको इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दूं, तो 1/n विल टेंड टू 0, और यहाँ से डेल्टा x की वैल्यू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगी। है ना इंटरेस्टिंग? तो आप समझ रहे हैं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल्स में डिवाइड करके समेशन करनी सीख रहे हैं। फाइनाइट सीरीज की बजाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की सीरीज बना के उसको ऐड कर रहे हैं, और उसके लिए हमने एक मेथड डेवलप किया हुआ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज किया हुआ है, जो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, बिल्कुल जो मेथड आपने मुझे लगा के दिखाया था। आपने बोला कि अब मैं उसको एक नॉर्मल तरीके की अप्रोच, इसमें कोई डाउट तो नहीं, नोट करना है तूने? ठीक है सर। अब इसको नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जो मेथड मतलब ऑफ समेशन इंटीग्रेशन का मतलब सेम ही बात है, पर इसमें हमने मतलब एक का कंसेप्ट दिया और इंटीग्रेट करेंगे तब सिर्फ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी को ही कंसीडर करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इंटीग्रेशन की मैं तेरे को टेक्निक समझा रहा हूँ कि इंटीग्रेशन आई कैसे एक्चुअली, है ना। बेसिकली वी आर थिंकिंग अबाउट व्हाट एक्चुअली इज इंटीग्रेशन। तो यू आर एडिंग अप इनफिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज। समेशन आप किसी भी फाइनाइट सीरीज के लिए लगाते हो। अब इसको लिखने का जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस है, वो कैलकुलस इसी चीज को लिखने का एक आपको सोफिस्टिकेटेड तरीका बता रहा है। ये बेसिकली इसको जो ये जो प्रोसेस मैंने करके दिखाया ना आपको, मैंने करके इंटीग्रेट ही दिखाया आपको, लेकिन मैंने बिल्कुल प्रॉपर न्यूमेरिकल एनालिसिस करके दिखाया। जो ये बेसिकली एल्गोरिदम है इंटीग्रेट करने का, हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद किए हुए हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं
जिनकी हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं मालूम हो इंटीग्रेट करने के, उसको ऐसे इंटीग्रेट किया जाएगा सीरीज बना के। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि आपकी यहाँ पर वेलोसिटी u थी और एक्सेलरेशन आपकी a थी, तो ये टाइम इंस्टेंट मान लो t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से चलते 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 आप यहाँ पहुंच गए और अभी तक आपने x कवर कर लिया और ये किसी टाइम t, और इस समय आपकी वेलोसिटी हो गई v। अब आप एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करो dx, जिसके लिए आपको टाइम लगा होगा dt, तो आपका टाइम इंस्टेंट हो गया t प्लस dt, और ऑब्वियसली उस टाइम इंटरवल के एंड पे जो आपकी वेलोसिटी हो गई होगी वो v प्लस dv हो गई होगी। अब आपका एक्सेलरेशन होता है रेट एट विच वेलोसिटी चेंजेस, तो dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वेलोसिटी इज द रेट एट विच x चेंजेस, तो dx बाई dt भी हो जाएगा। तो यहां से dv को लिखो a dt, और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टोटल चेंज आप कैलकुलेट कर लो। तो t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी u थी, टाइम t पे वेलोसिटी अपने v अज्यूम की थी 0 से t, तो यहाँ से आप टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो LHS में आएगा v माइनस यू, RHS में a dt की इंटीग्रेशन 0 से t। अब अगर a कांस्टेंट है तो जैसे आप ध्यान से सुनना, a डेल्टा t1 प्लस a डेल्टा t2 प्लस एंड सो ऑन करो तो a कॉमन लिख सकते हो ना, डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t2 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर a कांस्टेंट है तो आपके पास केवल डेल्टा t की समेशन बचेगी, और डेल्टा t की समेशन टोटल टाइम इंटरवल हो जाएगा t। तो यहां से आपके पास v की वैल्यू आ गई u प्लस at। अब आप दूसरे रिलेशनशिप देखो, v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो dx हो जाएगा आपका v dt। अब v आपका उस इंस्टेंट तक पहुंचते पहुंचते u प्लस ए टी वैल्यू एक्वायर कर चुका है इंटू डी टी। तो जो आपकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आने वाली है वो u डी टी प्लस ए टी डी टी आने वाली है। अब तो देखो, जो मैंने डिस्क्रीट समेशन लिखी थी उसमें भी मेरी डिस्प्लेसमेंट ऐसी आ रही थी जिसकी समेशन कर रहा था मैं। एक टर्म u डेल्टा टी आ रही थी, एक टर्म a डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी आ रहा था, अगली बार 2a डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी आ रहा था, अगली बार 3a डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी आ रहा था। तो अब इन जनरल a टी इंटू डेल्टा टी आएगा ना, वेयर t इज द टाइम अप टिल नाउ, है ना। और देन वी एड अप ऑल दिस टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसकी रेंज 0 से x, टोटल डिस्प्लेसमेंट x माइनस 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, टाइम इंटरवल 0 से t और 0 से t। इसके फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है, dx की समेशन तो x ही होती है, u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डेल्टा t की इंटीग्रेशन t, वहां पर भी ऐसे ही हो रहा था, सारे डेल्टा t1 ऐड करके t बन जा रहा था। ये वाली समेशन में a फिक्स है, समेशन ऑफ t dt, समेशन ऑफ t dt मैंने वहां पे प्रूव कर दिया, t स्क्वायर बाय 2 आता है। देखो वहां पे ये प्रूव किया ना बेसिकली मैंने, b a डेल्टा टी स्क्वायर, 2a डेल्टा टी स्क्वायर, 3a डेल्टा टी स्क्वायर एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यू हमने प्रूव कर दी, टी स्क्वायर बाय 2 आती है। तो ये हमारा टी स्क्वायर बाय 2, इसका फॉर्मूला हमने नॉर्मल कैलकुलस में याद किया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर n dx इज x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमने कैलकुलस के बेसिक में याद किया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के मामले। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया,
हमने एक कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड किया और फिर उनको ऐड अप करके वो कंटिन्यूअस वैल्यू निकाली। एक एग्जांपल लेता हूं अब मैं आपके लिए। सपोज हमारे पास एक बार है, ठीक है। इस बार की लेंथ सपोज L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज A है। अब ये बार एक यूनिफॉर्म मटेरियल की नहीं बनी हुई है। द बार हैज impurities due to which its density is not uniform everywhere. In fact, it is found that density समझते हैं ना, mass upon volume. It is found that the density of the bar depends on, ये एंड A है, दूसरे एंड का नाम B रख लेते हैं, तो it depends on the distance x from the left end of the bar as rho is equal to, rho is the symbol, Greek alphabet rho is equal to rho naught x by L, where rho naught is a constant. L तो दिख ही रहा आपको, लेंथ ऑफ द बार, राइट राइट। we want to calculate the total mass of the bar. कैसे करोगे आप इसको? बार को एल लेंथ को डीएल एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे तो क्रॉस सेक्शन तो यूनिफॉर्म है ना, तो फिर वॉल्यूम हो जाएगा डीएल इंटू ए, मतलब ए डीएल, डीवी हो जाएगा, सॉरी। तो इस बार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, राइट। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इस बार के टुकड़े कर दिए, ठीक है, बहुत सारे नहीं दिखा रहा, बस ऐसे सो ऑन पीसीस कर लिए। तो इस बार को मैंने बहुत छोटे छोटे, इसको बोलते हैं, इस बार को मैंने डिफरेंशियल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो इस बार के स्लाइसिस कर लिए मैंने, राइट। इस बार के स्लाइसिस कर लिए। अब इन स्लाइसिस के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं कोई एक स्लाइस इसमें लेता हूं जो लेफ्ट हैंड से x डिस्टेंस पे है, तो इससे अगला जो स्लाइस होगा वो लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा और आगे होगा, तो वो डिस्टेंस x प्लस dx होगा। तो ये जो स्लाइस है इसकी थिकनेस
dx बन जाएगी, right? Now this dx thickness can be assumed to be infinitesimally small so that for this shaded volume, ये जो पर्पल कलर की मैंने वॉल्यूम शेड की है, for this shaded volume we can safely assume that the density remains same everywhere and the density over here is rho is equal to rho naught x by L. ठीक है, ये सिचुएशन हो गई हमारी, राइट? Now for that bar dv will be a into dx, डिफरेंशियल वॉल्यूम पूरी बार, अब सब कुछ डिवाइड हो गया, पूरी बार की टोटल वॉल्यूम v थी तो v का एक डिफरेंशियल हिस्सा मिल गया dv, पूरी बार का टोटल मास m था तो m का एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट मिल गया dm, तो dm हो गया मास ऑफ दैट डिफरेंशियल एलिमेंट। सो डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो dm बाय dv लोकल डेंसिटी की वैल्यू हो गई वहां पे, तो यहाँ से dm इज रो इंटू dv और रो की वैल्यू रो नॉट एक्स बाय एल और dv की वैल्यू कितनी a इंटू डी एक्स, है ना? तो टोटल मास निकल जाएगा इसका, मास हो जाएगा समेशन ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, दैट विल बी समेशन ऑफ रो नॉट a बाय एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स। और अब हमने एंड ए से स्टार्ट किया था चलना एंड बी की तरफ, राइट? तो जब मैं एंड ए से एंड बी की तरफ जा रहा हूं तो x विल रेंज फ्रॉम 0 टू l, पहला एलिमेंट x इज इक्वल टू 0 पे लोकेटेड और आखिरी एलिमेंट x इज इक्वल टू l पे, तो x 0 से l तक, ठीक? तो आंसर आ जाएगा टोटल मास का कितना आएगा, रो नॉट फिक्स, a फिक्स, l फिक्स, ये समेशन से कॉमन आ जाएगा, समेशन ऑफ x dx 0 से l, this will be x square by 2, तो रो नॉट a by l into l square by 2, तो क्या आंसर आ गया, रो नॉट a l by 2, ठीक है? कोई डाउट? नहीं सर। हेलो। हाँ जी बेटा। हाँ सर, मतलब ये तो हम अज्यूम करते हैं ना कि ये सेम रहेगा और मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट के हर मतलब उसके स्टार्टिंग और एंड में जो भी हम पैरामीटर ले रहे हैं, जो चेंज कर रहे हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे प्रैक्टिक नहीं, मतलब हम बोल रहे हैं ना कि डेंसिटी है सपोज, इस केस में हम डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए कांस्टेंट ले रहे हैं। हाँ, बिकॉज डिफरेंशियल एलिमेंट का हम मतलब हर नहीं केस में है, लेते हैं ऐसे, पर वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होता है क्या? अब आप अगर इसकी बेसिक जब हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले डिराइव किए थे तो वो रिजल्ट्स डिराइव करते हुए हमने लास्ट स्टेप जो था उसमें dx को 0 पुट कर लिया था। हाँ, बेसिकली अगर आप बेसिक फर्स्ट फॉर्मूला प्रिंसिपल देखो, में भी हम हाँ h को 0 रखते हैं। राइट राइट राइट, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखते हैं और अल्टीमेटली एट द एंड स्टेप हम डेल्टा x को 0 पुट कर देते हैं ना। हाँ। तो डेल्टा x को 0 पुट करने का मतलब आप एग्जैक्टली dx को 0 ही पुट कर दे रहे हो, तो वो दिखने में dx है बट वी हैव एक्चुअली टेकन इट इक्वल टू 0, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं दे रहा है। वो कैलकुलस आपका एग्जैक्ट आंसर देने वाला है, यही तो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें। आपको लग रहा है कि आप अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाल रहे हो बट एक्चुअली आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हो।
बिकॉज आपने जो रिजल्ट्स डिराइव किए हैं उसमें अल्टीमेटली एट द एंड स्टेप आप डेल्टा एक्स को टोटली जीरो ही पुट कर देते हो, है ना। तो यही मजा है इसका कैलकुलस का, ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं दे रहा है। अप्रॉक्सीमेट आंसर ये था, अप्रॉक्सीमेट आंसर ये था, जब तक मैंने n को इन्फिनिटी नहीं पुट किया तब मैंने n को ट्रूली इनफाइनाइट पुट कर दिया। तो एज लॉन्ग एज मैं उसको फाइनाइट इंटरवल से मैं डिवाइड कर रहा हूं, आई विल गेट द आंसर आइदर लाइक दिस, इधर दिस और दिस। मैंने टास्क दी थी ना आपको, बिना इंटीग्रेशन यूज के प्रूव करके दिखाना ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, किसी ने नहीं करके दिखाई, ये वही चीज बता रहा हूं मैं आपको, है ना। तो जब तक मैं उसको फाइनाइट इंटरवल्स में, फाइनाइट वैल्यूज में डिवाइड कर रहा हूं, मेरे पास आंसर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है, दिस इज नॉट एक्यूरेट एंड दिस इज नॉट एक्यूरेट। फिर मैंने उसको प्रूव करके दिखाया, और मैंने दो दो तरीके से क्यों लिया मैं ये बता रहा हूँ। देखो मैं इनिशियल वेलोसिटी से सॉल्व करता फिर इनफिनिट में डिवाइड करता, या फाइनल वेलोसिटी से सॉल्व करता और फिर इनफिनिट में डिवाइड करता, दोनों से सेम आंसर आता, तो ये ट्रू आंसर है मेरा। अगर दोनों से सेम नहीं आता तो फिर मैं नहीं कह सकता था कि भैया एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया मैंने। अच्छा, ये वही है क्या, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड यस, लिमिट लेते हैं, यस काइंड ऑफ। तो फिर लिमिट तभी डिफाइंड होती है जब दोनों के पे वैल्यू इक्वल आए। बिल्कुल बिल्कुल वही किया ना मैंने एक बार उसको मतलब फाइनल वैल्यू लेके सॉल्व करने की कोशिश की, एक बार इनिशियल लेके सॉल्व करने की कोशिश की। अब जब मैं इनको इनफाइनाइट पुट कर दूंगा तो वो दोनों वैल्यूज कोइंसाइड कर जाएंगी ना, और दोनों सेम हाँ ही ठीक आंसर है को सर, प्रेडिक्ट भी समझा कर रही मैं। है ना। हाँ सर, समझा। हम्म। तो ये जो कैलकुलस हम यूज कर रहे हैं ये आपको एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, वो dx को, ये जो मैंने इंटीग्रेशन x dx की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखी है, ये वैलिडी तभी है जब dx जीरो है, अदरवाइज तो ये सम वो आने वाला था ना जो मैंने पहले निकाला था, क्या, ए डेल्टा टी और फिर 2a डेल्टा टी स्क्वायर, और फिर पहला ए डेल्टा टी स्क्वायर फिर 2a डेल्टा टी स्क्वायर फिर 3a डेल्टा टी स्क्वायर फिर 4a डेल्टा टी स्क्वायर, अदरवाइज तो ये सम वैसे आने वाला था ना। लेकिन उसमें जब हम n को इनफाइनाइट पुट कर दे रहे हैं तभी तो वो 8t स्क्वायर बाय 2 बन रहा था। वरना सिमिलरली, इनके टर्म्स में आता। हाँ, इंटीग्रल x dx की वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 तब है जब dx जीरो सर। है ना। तो ये एक्यूरेट आंसर है, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं है। और एक एग्जांपल देखते हैं, let us try to derive the volume of a sphere, volume occupied by a sphere of radius r। ठीक है, तो मेरे पास एक spherical shape है of radius r and I want to find the volume occupied by this। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इस स्फेरिकल वॉल्यूम को स्लाइस कर लेता हूं डिफरेंशियल वॉल्यूम्स में। तो इसको डिफरेंशियल वॉल्यूम्स में कैसे डिवाइड कर लूं, तो इसको मैं स्लाइस कर लेता हूं, और जब मैं इसको ऐसे स्लाइस कर लूंगा तो जैसे एप्पल एप्पल को काट लिया तो वैसे पीसेस निकलेंगे उसमें से कट करके ना, या अनियन को कट करते हैं तो इस तरीके के पीसेस बनते हैं। तो मैंने इस स्फेरिकल वॉल्यूम को ऐसे स्लाइस कर लिया, बहुत सारी डिस्क मिलेंगी मेरे को, हाँ है ना। जैसे वहां बार को स्लाइस किया था, छोटे छोटे बॉक्सेस बने थे। सर। तो एक
डिस्क ले लेते हैं, मैं बाकी डिस्क हटा दे रहा हूं आपके लिए, मैं केवल एक ही डिस्क बनाने वाला हूं। तो एक डिस्क ये ले ली मैंने, और ये डिस्क का यहां से डिस्टेंस x ले लिया, डिस्क के बॉटम फेस का। ठीक है, ये जो बॉटम फेस है ना, ये वाला, डिस्क की कुछ थिकनेस होगी ऑब्वियसली। तो ये डिस्क है, डिस्क के दो सरफेसेस हैं, एक अपर सरफेस है, एक लोअर सरफेस है। तो ये जो डिस्क का लोअर सरफेस है, ये मैंने मान लिया स्फीयर के सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और डिस्क का अपर सरफेस थोड़ा सा और ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो वो डिस्टेंस x प्लस डी एक्स मान लेते हैं, है ना। तो लेट दी लोअर surface of the disk be at a distance x from the center of the sphere. The upper surface will be at a slightly greater distance. So x plus dx. So what is the thickness of the disk in that case? dx, right? And what will be the radius of the disk? ये r है, ये x है, तो the radius of the disk will be square root of r square minus x square. ठीक है, ये आर लोअर सरफेस को। अब यहाँ पे वही बात कि अगर dx 0 हुआ, जो कि हम मानने वाले ही हैं dx है, तो लोअर सरफेस और आउटर सरफेस का, अपर सरफेस का रेडियस सेम ही होगा। तो लोअर सरफेस का निकाल या अपर का निकाल, सेम ही होगा। नहीं तो एक के लिए x लिखना पड़ेगा, एक के लिए x प्लस dx लिखना पड़ेगा, है ना। नाउ व्हाट विल बी दी वॉल्यूम? ये जो डिस्क है ये एक सिलेंडर हो गया ना मेरा। नाउ दिस डिस्क इज अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r and thickness dx, right? What will be the volume of that cylinder? Base area of the base into height. So dv will be pi r square into dx. Pi into r square minus x square into dx. कोई doubt? Now total volume is summation of the volume of all such disk. और अगर ये सारी डिस्क की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, तो सबसे नीचे वाले डिस्क से सबसे ऊपर वाले डिस्क, तो माइनस आर से प्लस आर लिखूं? बोल। मैंने सेंटर से ऊपर की तरफ एक्स मेजर किया था, तो जो सबसे नीचे वाली डिस्क होगी वो एक्स इक्वल टू माइनस आर पे होगी, और जो सबसे टॉप वाली डिस्क होगी वो एक्स इक्वल टू प्लस आर पे होगी, राइट। आप माइनस आर से आर भी लिख सकते थे, या ट्वाइस ऑफ जीरो से आर भी लिख सकते थे, है ना। पाई कांस्टेंट, एक समेशन बनेगी आर स्क्वायर डीएक्स की, एक समेशन बनेगी एक्स स्क्वायर डीएक्स की ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया, आर स्क्वायर डीएक्स और एक्स स्क्वायर डीएक्स।
माइनस आर से प्लस आर, माइनस आर से प्लस आर, कितना आया? आर स्क्वायर कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x माइनस आर से प्लस आर, माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आर से प्लस आर पाई टाइम्स, ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू, एक बार एक्स को आर से रिप्लेस करते हैं, माइनस करेंगे एक्स को माइनस आर से रिप्लेस करके, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। हाँ माइनस, एक बार एक्स को आर से रिप्लेस करेंगे तो आर क्यूब बाई 3, माइनस में माइनस आर क्यूब बाई 3, तो पाई इंटू, ये हो गया 2r क्यूब, माइनस ये हो जाएगा प्लस 2r क्यूब बाई 3, राइट? तो आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ सर। So that is the volume occupied by a sphere, right? तो ये एग्जांपल देने का पर्पस आपको ये समझाना था कि देखो आपको कैसे एक कंटिन्यूस क्वांटिटी को डिफरेंशियल एलिमेंट से डिवाइड करना है, फिर उनके लिए वैल्यूज लेके उनका समेशन कर सकते हो। कोई डाउट? नहीं सर। अब आप बताओ, आपके माइंड में क्या चल रहा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को लेके, क्या डर लग रहा है आपको, क्या और क्या दिमाग में निकल रहा है? अभी सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये यहाँ नहीं सोच पा रहा। मतलब जैसे उस दिन वो क्वेश्चन करवाया था ना आपने, क्या था? हाँ सर, वो उस दिन आपने क्वेश्चन करवाया था ना कि वो वाटर की सरफेस है सपोज, तो वो ऐसे पैराबोलिक करते ठीक है। हैं। तो हमने स्फीयर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी सीख ली, तो मैंने इसकी एक एप्लीकेशन और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की थी ताकि आपको फील आ जाए। तो मैंने ऐसा बोला था कि अगर एक कंटेनर है और नॉर्मली कंटेनर में आपने कोई फ्लूइड भरा हुआ, तो वो ऐसे ही रहता है। तो मान लो ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, मान लेते हैं ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसका बेस का रेडियस आर और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो साधारणतः इसमें लिक्विड भरा रहता है, तो लिक्विड ऐसा होगा, अगर लिक्विड कॉलम से एच हाइट तक है तो अमाउंट ऑफ लिक्विड हेल्ड बाय दिस कंटेनर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बट जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप जैसे टी का कप लें और उसमें शुगर डिजोल्व करने के लिए उसमें स्पून डाल के उसको स्पिन कर देते हैं, तो ये लिक्विड इसमें ऐसा हो जाता है कुछ, है ना। तो ये शेप जो है लिक्विड सरफेस की, ये मैंने बोल दी थी कि मान लो ये एक पैराबोला है, मान लो ये एक पैराबोला है क्रॉस सेक्शन इसका, और ये पैराबोला की वैल्यू मैंने बोल दी थी मान लो y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर है, और मैंने ये बता दिया था कि इसके रिस्पेक्ट में ये हाइट h है। तो बेसिकली अब ये लिक्विड यहां से ऐसा हो गया है, तो इंस्टेड ऑफ दिस लिक्विड, यहाँ लिक्विड नहीं है अब, और लिक्विड अब यहाँ आ गया सारा, राइट। तो मैं ये कैलकुलेट करना चाह रहा था कि ये जो इतनी वॉल्यूम है, टू डी में तो ये आपको एक प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, थ्री डी में ये एक वॉल्यूम है
तो ये जो इतनी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में कितना लिक्विड है, मतलब वॉल्यूम निकालनी है आपको। ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कितना लिक्विड है, तो इस स्पेस की वॉल्यूम निकालनी है। और ये आप समझें, अगर इसका आप क्रॉस सेक्शन बनाएंगे ऊपर से, इसकी थिकनेस क्या ली है सर हमने? किसकी थिकनेस? इसकी कंटेनर की। कंटेनर की थिकनेस से क्या लेना अपने को? वॉल्स की थिकनेस? नहीं नहीं। सिलिंड्रिकल कंटेनर है ना, रेडियस दे रखा R, है ना। सिलिंड्रिकल कंटेनर है, रेडियस R का, तो अच्छा थिकनेस, थिकनेस तो उसी में इंक्लूड हो गई ना। हाँ ठीक है। तो अपने को ये वॉल्यूम कैलकुलेट करनी, ये वॉल्यूम कितनी है। और इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि इसकी हाइट h है और रेडियस R है, मतलब ये कैपिटल H दिया हुआ है आपको, और आपको R गिवन है, और ये जो बाउंड्री है इसकी, इस बाउंड्री की इक्वेशन गिवन है। ये जो बाउंड्री बन रही है, ये वाली कर्व्ड बाउंड्री, ये बाउंड्री कॉरेस्पॉन्ड कर रही है y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर को। तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है अपने को। तो इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां से बॉटम से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का पार्ट लेते हैं, और इस dx थिकनेस का जो पार्ट है, इसकी हाइट y आएगी। एग्जैक्टली ऐसे एलिमेंट और कहाँ होंगे? पूरे मतलब पैराबोलिक जो भी है उसके अलावा। तो अगर मैं यहाँ पे x रेडियस का एक सर्कल बना लूं, तो उस सर्कल की बाउंड्रीज पे हर जगह मेरे को ऐसे एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जिसमें से दो मैं दिखा रहा हूँ, 3D फिगर नहीं है, तो इसलिए ऐसा। तो एक x पे dx बिल्कुल इधर भी आएगा, आइडेंटिकल बिल्कुल सेम हाँ। हाइट वाला। और इनफैक्ट अब अगर मैं अलग से विजुलाइज करूं, तो मेरे को x रेडियस का एक सिलिंड्रिकल शेल दिखाई देगा, जिसकी थिकनेस dx है। ये थिकनेस dx है, जिसकी दीवारों की, वॉल्स की थिकनेस। ठीक है, और जिसकी हाइट y है, विच इज अल्फा एक्स स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन है, ये जो मैंने शेड किया, ये इसकी वॉल्स हैं बेसिकली ना। तो हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स? वही तो ये वाली शेडेड वॉल्यूम होगी जो ब्लैक से शेड किया मैंने इस फिगर में। हाँ। वो हो जाएगी ये वाला एरिया इनटू ये वाली हाइट। तो उसको निकालने का क्या तरीका हो सकता है? एक x प्लस डी एक्स के रेडियस का सिलेंडर ज्यूम करो, और एक x रेडियस का सिलेंडर ज्यूम करो, और दोनों की वॉल्यूम्स को सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास इस सिलेंड्रिकल शेल की दीवारों की वॉल्यूम आ जाएगी। बोल ठीक है ना। दिस इज पाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस पाई डी एक्स होल स्क्वायर वाई प्लस 2 पाई एक्स डी एक्स वाई
माइनस पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स स्क्वायर वाई, पाई एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया. नाउ इन कंपैरिजन टू दिस इज गोइंग टू बी नेग्लिजिबल. क्यों? dx का स्क्वायर. जैसे वहां बताया था dx और dt और dv का मल्टीप्लीकेशन आ रहा था, राइट. सो मेरे पास dv की वैल्यू 2 पाई x dx इंटू वाई आ गई, राइट. अब ये जो चीज पे मैं पहुंचा, ये मैंने एलिमेंट्री तरीके से पहुंचा. एक्चुअली मैं इसको ऐसे पहुंचा सकता था. मुझे पता वॉल्यूम पाई एक्स स्क्वायर वाई होती है विद स्मॉल चेंज इन एक्स. जो वॉल्यूम में चेंज आने वाला है वो डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा, है ना. तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां पहुंचना, इसके ऊपर डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है बाय डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएट करने का तो ये मतलब है ना. यहां से डीवी आ जाएगा ना 2 पाई एक्स डी एक्स वाई. अब टोटल वॉल्यूम निकालनी है उस सिलेंड्रिकल शेल की, तो समेशन ऑफ डीवी, तो समेशन ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू वाई. और जब मैं उस फिगर में इस फिगर की बात करूंगा, तो जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा तो ऑब्वियसली वाई भी वेरी करता जाएगा ना. तो वाई की वेरिएशन एक्स के साथ अपने को मालूम ही अल्फा एक्स स्क्वायर. तो इसमें वाई को अल्फा एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं. तो 2 पाई अल्फा बाहर आ गया, समेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स. एक्स 0 से कैपिटल आर तक वेरी कर रहा है. तो 2 पाई अल्फा आर रेज टू पावर 4 बाई 4. तो पाई अल्फा आर क्यूब बाई 2 इसका आंसर आ गया. और इसको हम एच की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो वाई अल्फा एक्स स्क्वायर था, तो जब y की वैल्यू h के बराबर है तो x की वैल्यू r के बराबर है, तो यहाँ से अल्फा निकल जाएगा. तो h इज इक्वल टू अल्फा आर स्क्वायर. तो अल्फा की वैल्यू h बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू पाई अल्फा की वैल्यू h बाय आर स्क्वायर पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा पाई अल्फा की वैल्यू, नहीं कुछ गलत किया, कोई कैलकुलेशन में कुछ मिस किया क्या मैंने. r⁴. हाँ ये आर स्क्वायर 4 था, मैंने 3 लिख दिया गलती से यहाँ पे. तो अब मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी h बाय आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर h बाय 2 आ जाएगी. ठीक है. हाँ सर, ठीक है. और ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी याद रखने के लिए कि इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम, ये जो ये वाला पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंड्रिकल पार्ट की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आने वाली है. तो अगर ये पैराबोला मैंने बनाया तो आधा नीचे रहने वाला आधा ऊपर रहने वाला, तो वो दोनों वॉल्यूम्स बराबर आने वाली है बिकॉज पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच आती है. तो ये एंड रिजल्ट याद करने के काम आ जाता है कि फिगर आधा आता है पैराबोला के केस में. क्लियर.